तो हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस नए सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। सो देखिए, जब भी मार्केट हमारी हाई पर होती है या लो पर होती है, सो इन्वेस्टर के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितना पैसा उसको इक्विटी में रखना चाहिए और कितना डेट में रखना चाहिए। तो आज हम एक ऐसी ही कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड, जो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन डेट में और इक्विटी में अपने पैसे को एलोकेट करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में, इस कैटेगरी में टोटल 34 फंड्स अवेलेबल हैं, जिसका टोटल एईएम मोर देन 2.85 लाख करोड़ रुपीस है एज ऑन 31 अगस्त 2024। तो आज हम इसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एंड इस कैटेगरी पे आज हमारा फोकस रहेगा एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड पर। एंड इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर जयेश सुंदर जी, हु इज इक्विटी फंड मैनेजर एट एक्सिस म्यूचुअल फंड। सर को 2 डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आई वेलकम यू जयेश सर, एंड थैंक यू सो मच आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन, हमने क्या देखा है पिछले कुछ समय में, 2 से 3 सालों में मार्केट ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। सो अब कहीं ना कहीं ये भी डिस्कशन स्टार्ट हो गया है रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्या अभी इंडियन मार्केट फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, एंड इन्वेस्टर को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? सो प्लीज इसके बारे में आप बताइए। श्योर। सो यस, आई मीन, अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो यस, इट इज स्लाइटली ऑन द ओवर वैल्यूड साइड। हमने एक पिछले एक दो महीने, एक दो हफ्ते में हमने छोटा सा करेक्शन देखा है। स्पेशली जब ये चाइना में जब स्टिमुलस अनाउंस हुआ, तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा पैसा इंडियन मार्केट से पुल आउट करके चीपर मार्केट्स में जा रहे हैं, जैसे चाइना। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है। बट अगर इसी को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखूं, ऐसा नहीं है कि एंटायर मार्केट हर पॉकेट में ओवर वैल्यूड है। इसको दो अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे ग्रोथ डिसेंट चल रहा है एंड वैल्यूएशंस भी बहुत रीजनेबल लेवल्स पे है। एंड कुछ ऐसे स्पेसेस भी हैं जहाँ पे ग्रोथ वॉज हाई, जहाँ पे ग्रोथ अभी तक अच्छा चल रहा था, थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिला है। और वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी अनकंफर्टेबल जोन में है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई बबल जोन में है। टिपिकली 5 से 10% करेक्शन नॉर्मल हेल्दी करेक्शन माना जाता है इस मार्केट में किसी भी फेज में। तो उस टाइप का एक करेक्शन हम लास्ट फ्यू वीक्स में हमने देखा है। इस टाइप का करेक्शन हो सकता है और थोड़ा करेक्शन हो गिवन की वैल्यूएशन जो रेंज में है। बट ऐसा नहीं है कि सारा सारा ही मार्केट बहुत ही बबल जोन में है एंड बहुत बड़ा करेक्शन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज आवर, ये हमारा ओके। व्यू है बेसिकली। तो थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूएशन है, बट ओवरऑल पूरी मार्केट में ओवर वैल्यूएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बबल क्रिएट हो गया हो। अगर बताना चाहें, कुछ ऐसा भी डिस्कशन है मार्केट में कि लार्ज कैप इज फेयरली वैल्यूड एंड मिड एंड स्मॉल कैप इज लिटिल बिट ओवर वैल्यूड। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्या ऐसा सही में है? श्योर। सो हमारा ये मानना है कि हमेशा वैल्यूएशन को स्टैंड अलोन बेसिस पे या अलग से नहीं देखना चाहिए। वैल्यूएशन और ग्रोथ को साइड बाय साइड रख के देखना चाहिए। तो आप लार्ज कैप की बात करें, वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देखो तो ग्रोथ भी वहां पे कम है। मिड एंड ओके। स्मॉल की बात करें तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा है वहां पे, और उसी के बेसिस पे रिलेटिवली वहां पे वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये कहना गलत होगा कि क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन हाई है तो इसीलिए वहां पे रिस्क ज्यादा है या रिस्क करेक्शन ज्यादा होना चाहिए। वहां पे ग्रोथ भी काफी ज्यादा है एंड काफी स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स है इसमें, काफी मिड एंड स्मॉल कैप्स में। तो इसी वजह से हमें लगता है कि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि लार्ज कैप में रिलेटिव सेफ्टी है या मिड कैप में रिलेटिव सेफ्टी है। हमें लगता है कि कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक में ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को जोड़ करके देखना पड़ेगा। तो इस टाइम फ्रेम, अगर मैं करंट सिचुएशन की अगर बात करूं, तो फोकस ये होना चाहिए कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे ग्रोथ कहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है आज के डेट पे कि मिड एंड स्मॉल अच्छा भी करेगा या मिड एंड स्मॉल में ज्यादा रिस्क है। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इट इज वेरी सेक्टर स्पेसिफिक है या वेरी स्टॉक स्पेसिफिक ओके सर, ओके। तो ये हमारी वैल्यूएशन की बात। सर, अब हम बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो अब है। आप ये बताइए, हाइब्रिड कैटेगरी में हमारे पास काफ़ी फंड्स अवेलेबल हैं। लाइक हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। सो बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है, एंड ये कैसे अदर हाइब्रिड फंड से अलग होता है? श्योर।
सो बैलेंस्ड एक ऐसा कैटेगरी है जो बहुत इसमें सबसे एक सिंगल वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। क्योंकि इसमें आप इक्विटी जो हम बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड, तो जिसमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों का परसेंटेज हम मूव कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस हिसाब से है कि बेसिकली इक्विटी परसेंटेज में 20% से लेके 80% से मूव कर सकता हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सर्कमस्टेंसेस, तो हम बहुत सारे फैक्टर स्टडी करते हैं, नॉट ओनली मैक्रो इकोनॉमिक बट कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एफआईआई का फ्लोज का एक फैक्टर निकल के सामने आया पिछले कुछ हफ्तों में। तो ऐसे भी फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को हम कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिसके हिसाब से बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी परसेंटेज हम कम या ज्यादा रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस। जैसे कि आपने करेक्ट क्वेश्चन सवाल पूछा वैल्यूएशन के ऊपर, तो इसमें वही एडवांटेज है कि जहां हमें लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन इज कुछ हायर जोन में जा रहे हैं, तो वहां पे हम ट्रिम डाउन कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर साइड जहां पे हमें लगता है कि यस ग्रोथ भी ठीक चल रहा है और वैल्यूएशन भी रीजनेबल रेंज में है, वहां पे इक्विटी हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें फायदा यह है कि आपको ड्रॉडाउन रिस्क जो अगर मार्केट में कुछ किसी वजह से करेक्शन होता है, तो उस करेक्शन से आपको थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंड लिमिटेड एक्सटेंट में ये पार्टिसिपेट भी करता है इन द इक्विटी मार्केट अपसाइड आल्सो। So that is the dual advantage and the flexibility which has in this category of funds. तो ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं। उन्हें यस उन्हें डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, उन्हें बेस्ट रिटर्न्स नहीं चाहिए, उन्हें डिसेंट रिटर्न्स चाहिए विद द एक्सपेक्टेशन कि वहां पे डाउन साइड रिस्क ज्यादा चाहिए। तो उस कंजर्वेटिव कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट ओके सर, ओके। तो इस पे आपको इक्विटी में भी एलोकेशन मिल जाएगा और डेट में भी एलोकेशन मिल जाएगा, एंड है। डिपेंडिंग अपॉन एब्सोल्युटली, द मार्केट सिचुएशन जो फंड मैनेजर होंगे वो उसको चेंज करते रहेंगे। सो एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल, हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को डेट में कितना करना है, इक्विटी में कितना करना है। सो करेक्ट। फंड मैनेजर वो डिसाइड करते हैं। ओके सर। यस, जो रीबैलेंसिंग वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर टेक केयर कर लेता है कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी है तो इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में मूव कर गए, या फिर अगर मार्केट करेक्शन होता है और लगता है कि यस कुछ स्टॉक्स अभी करेक्ट होके या कहीं पे नए ग्रोथ ड्राइवर्स दिखाई दिए, नए इन्वेस्टमेंट थीम्स दिखाई दिए, तो वो रेलेवेंट थीम्स इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो जरूरी, और ये आज के डेट पे काफी रेलेवेंट है, क्योंकि जैसे आपने सही क्वेश्चन उठाया कि वैल्यूएशन का एक कंसर्न कहीं ना कहीं पॉकेट्स में है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे एंटायर मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स या कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स या थीम्स जो अच्छे लग रहे हैं बोथ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, तो उसमें स्पेसिफिक एक्सपोजर ये फंड ले सकता है। तो उस हिसाब से डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट होता है, एंड एट द सेम टाइम रेलेवेंट थीम्स में मैं इन्वेस्टेड भी रह सकता ओके। सो ये तो बात हुई बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सेस बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के बारे में। तो देखिए, हर फंड हाउस का एक अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है इन्वेस्ट करने का। सो इन एक्सेस बैलेंस एडवांटेज फंड आप क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं, कि किस बेसिस पे आपको किस कंपनी में एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? हूँ। श्योर। तो हम ग्रोथ फोकस्ड हैं, बट हमारा जो स्टाइल है वो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है। तो विच मीन्स दैट कि हम ग्रोथ पे फोकस डेफिनेटली करते हैं, बट हम वैल्यूएशन पे भी बहुत सेंसिटिव है। तो हमें ऐसे कंपनीज चाहिए जो ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो विच मीन्स दैट कि अगर ग्रोथ अगर अगर सही नहीं जा रहा है तो भी हम उस कंपनी को या तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे या एक्सपोजर रिड्यूस कर लेंगे, या फिर वैल्यूएशन अगर सही जोन में नहीं है, बहुत ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा है, तो वहां पे भी हम एक्सपोजर कम करेंगे। एंड सिमिलरली जो सेक्टर्स या जो स्टॉक्स जहाँ पे ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का जो इक्वेशन है वहां पे सही लग रहा है, वहां पे हम फोकस करेंगे। तो वी आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस ओरिएंटेड, विच इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू ऑफ। ओके, ओके। सो आप ग्रोथ और वैल्यूएशन को दोनों को साथ में लेके चलते हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कब किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कब कहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है सर, ये तो बात हुई हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। अब सर, बैलेंस एडवांटेज फंड में जैसे आपने बताया आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो अगर हम पास्ट में बात करें, अगर पिछले 3 से 5 साल के हम डेटा की बात करें, सो ऑन एन एवरेज एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड ने इक्विटी में कितना एक्सपोजर लिया है, अगर हम बात करें नेट इक्विटी के बारे में। सो ऑन एन एवरेज आपका कितना एक्सपोजर रहा है? श्योर। तो अभी की हम बात करें तो राइट नाउ वी आर रफली अराउंड 59% के आसपास का इक्विटी हम चला रहे हैं।
अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, एक साल पहले का अगर मैं हिस्ट्री देखूं, तो हम इस फंड में 55% के आसपास भी गए हैं, और ऑन दी हायर साइड हम 70% के आसपास भी गए हैं। तो आप देखें कि अराउंड सितंबर अक्टूबर, जहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल काफी अच्छा चल रहा था, अर्निंग्स ग्रोथ काफी तेजी से आ रही थी, काफी सेक्टर्स है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा रिकवरी देखने देखने मिला आफ्टर कोविड। फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पे गवर्नमेंट ने भी फोकस किया ऑन केपेक्स स्टोरीज, ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो वहाँ पे इक्विटी बढ़ाने का एक हमें एक एक रीजन दिखा। तो हमने इक्विटी इंक्रीज किया था उस टाइम पे। तो बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर 2023 हमने इक्विटी 70% के आसपास लेके गए। एंड जैसे जैसे मार्केट ने रिटर्न्स दिया, एंड मार्केट वेंट इनटू अ न्यू हाई, और इलेक्शन के आसपास हमने देखा कि मार्केट काफी थोड़ा सा एक हायर जोन में चला गया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। हमने ट्रिम करना स्टार्ट किया इक्विटी एक्सपोजर। तो हम धीरे धीरे इक्विटी को नीचे लेके आ गए, एंड अभी की हम बात करें तो 59% के आसपास ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन ये हमारे पोजीशन चेंज होती रहती है। है। एज यस। ऑन टुडे आपकी जो इक्विटी पोजीशन है, नेट इक्विटी अगर हम बात करें 59% है। ठीक है एब्सोल्युटली। सर। तो ये तो बात हुई हमारी आपका एक्सपोजर कितना रहता है नेट इक्विटी में। अगर हम बात करें सर अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज मिड एंड स्मॉल, तो आपका उस पे ऑन एवरेज कितना एक्सपोजर रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल कैप ओरिएंटेड ज्यादा है या लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा है? आप उसके बारे में प्लीज बताइए। श्योर। तो ये एक और बहुत एडवांटेज है इस फंड का, कि ये फंड फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ अप्रोच फॉलो करता है, और इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, आई कैन चूज टू हैव मोर लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप। तो ये डेफिनेटली ये फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि हम ज़्यादा इक्विटी चला रहे हैं, और ये एक बैलेंस कैटेगरी है जहाँ पे हमको रिस्क को भी कंट्रोल करना है, जैसे मैंने बताया कि डाउन साइड को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें फिलहाल हमने ज़्यादा लार्ज कैप रखा है। तो ऑलमोस्ट 80% प्लस इज इनटू लार्ज कैप्स, around 15% is into mid caps, around 5% is there in small caps। तो इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि जब हम स्मॉल या मिड में एक्सपोजर लें, तो ऐसे स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने की ट्राई करते हैं जहाँ पे जो एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ग्रोथ का जो रनवे है वो काफी लंबे समय के लिए है। तो 2-3 साल तक ये स्टॉक्स कंपाउंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ या एबिटा ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दे सकें, ऐसे कंपनीज आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं हम। एंड लार्ज कैप में ऑब्वियसली सेक्टर रोटेशन या रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे फेवरेबल है वहाँ पे एक्सपोजर लेते हैं। तो both from risk reward perspective also and from positioning perspective also, we are आज के डेट पे हम देखें तो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, ज्यादा लार्ज कैप फोकस्ड है। बट एट द सेम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, तो ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। अगर मान लो कि अच्छा खासा करेक्शन मिल जाता है किसी स्टॉक में या किसी सेक्टर में या कोई किसी थीम में, और हमें लगता है कि यस स्मॉल कैप में डेफिनेटली ये स्टॉक या सेक्टर लेना चाहिए, तो ये डेफिनेटली हम इसमें बढ़ा सकते हैं। तो आप मान लीजिए कोई इकोनॉमिक साइकिल से हम ऊपर आ रहे हैं, तो टिपिकली स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्मॉल एंड मिड में हायर एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तो यही इस फंड की खासियत भी है, क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट करने की। आज के टाइम में एब्सोल्युटली। लार्ज कैप आपको फेयरली वैल्यूड लग रही है और वहाँ पे ग्रोथ भी दिख रही है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको मिड कैप में अपॉर्चुनिटी रहेगी तो यू कैन स्विच देयर ऑल्सो। ओके सर। एब्सोल्युटली। तो हम बात करते हैं सर अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। काफी इन्वेस्टर एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं आफ्टर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। सो क्या बैलेंस एडवांटेज फंड एक राइट फंड होगा इन्वेस्ट करने के लिए फॉर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? एब्सोल्युटली। तो कोई किसी का एक फाइनेंशियल गोल है, और एक पर्टिकुलर रिटर्न की तरफ वो देख रहे हैं कि इतना रिटर्न मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो डेफिनेटली वो ये कर सकते हैं कि दे कैन लुक फॉर अ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एंड धीरे धीरे अपना प्रॉफिट्स लॉक इन करके वो एक और बिल्ड कर विड्रॉ कर सकते सकते हैं। सो बैलेंस एडवांटेज फंड कैन बी राइट चॉइस जो सिस्टमेटिक विड्रॉ करना चाहते हैं अपने फंड से। ठीक है सर। अब क्वेश्चन आता है कि कितना विड्रॉ करना चाहिए, कि मेरे को 6% करना चाहिए, 10% करना चाहिए, 8% करना चाहिए। सो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एक सेफ विड्रॉल कितना होगा एवरी ईयर जो इन्वेस्टर को करना चाहिए? एंड एक एडिशन इसमें क्वेश्चन भी है कि अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ मेरे को कितने टाइम के बाद उससे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देना चाहिए? ऑब्वियसली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, तो मिनिमम 3 to 5 years तो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर कीपिंग द इन्वेस्टमेंट। कितना करना चाहिए ये एक इंडिविजुअल अपने गोल के हिसाब से, उनका करंट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, एज,
रिटायरमेंट के कितने करीब है, फाइनेंशियल गोल क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है कि कितना। ओके सर, ओके। सो ये तो बात हुई हमारे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। अगर हम बात करें सर एक्सेस बैलेंस एडवांटेज फंड की परफॉर्मेंस के बारे में, सो लास्ट 3 से 5 साल में अगर आप बताना चाहिए फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वर्सेस इट्स बेंचमार्क। श्योर। तो 6 महीना या 1 साल भी देखें तो फंड हैज बीटन बेंचमार्क, काफी बड़े क्वांटम से फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। तो काफी सेक्टर्स है जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स थे, या ऑटो और फार्मा, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगा कि अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एंड मार्केट उसको राइटली प्राइसिंग नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जोन पे था। तो ये सेक्टर्स में हमने काफी अच्छा पोजीशन लिया था स्पेसिफिक सेक्टर्स में, एंड वो अल्फा जनरेट करने में काफी हेल्प हुआ, एंड जिसकी वजह से हम काफी अच्छे तरीके से हम बेंचमार्क बीट कर रहे हैं। और आप कंपैरिजन टू पीयर्स भी करें तो हम इन द फर्स्ट 2 क्वार्टाइल्स है इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम। ओके, ओके सर, ओके। तो ये बात हुई हमारी फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। आई होप ये हमारे पार्टनर्स के लिए एंड हमारे सभी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने आज एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.